तो हम प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं चांस ऑफ अकरेंस, किसी चीज़ के होने की या ना होने की क्या गुंजाइश है, बारिश होने की, मैच जीतने की, या खाने उसके अंदर कि चलो ये भी प्रोबेबिलिटी कि अगर बारिश हो भी गई तो फसल के ख़राब होने का क्या चांस है, ऐसे भी। ठीक है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रायर नॉलेज उसके बारे में, उस काम के बारे में पहले से कुछ ना कुछ हम जानते होंगे, और उसके आधार पे हम जो होने वाला है उसके बारे में कोई तुक्का लगाते हैं। हम कहेंगे आज बारिश होएगी कि नहीं होएगी, इसके बारे में हमारे बारे में पहले हमारे पास क्या जानकारी है। भाई ये जानकारी है कि भाई ये मौसम, ये महीना कौन सा चल रहा है, इस मौसम में बारिश होती है, जिस एरिया में हम रहते हैं क्या एक्सपेक्टेड है, पिछले सालों में ऐसा कैसे हो रखा है। एक तो ये होगी लॉन्ग टर्म। दूसरी कि भाई आज खुद ही मौसम कैसा सा दिखा रहा है, ऐसे करके। तो इसका मतलब कि हम कोई भी चीज को ब्लाइंड गैस नहीं करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ हमारे बारे में, मतलब उसके बारे में हमें कुछ ना कुछ पहले से कोई जानकारी होगी, कुछ ना कुछ उसके बारे में कुछ किया होगा। हाँ, अब उस हमारा तुक्का कितना सही बैठेगा इसकी हम मैथमेटिकली कैलकुलेशन करते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं, वो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसका हमारा जो हम चांस कैलकुलेट कर रहे हैं वो कितना सही होगा। तो कि भाई आज मैं कहूँगी कल बारिश होएगी, और मैं कहूँ कि भाई 50% चांसेस है कल बारिश हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी है जी 0.05 प्रोबेबिलिटी है कि भाई कल हो जाएगी, तो उसका 50-50 चांसेस है कि कल बारिश होगी या नहीं होगी। और अगर वो प्रोबेबिलिटी एक की तरफ चली जाए, एक की तरफ मतलब, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी को, मैंने तुमको बताया था कि प्रोबेबिलिटी को हम 0 से 1 के बीच में डिनोट करते हैं, जैसे हम परसेंटेज को करते थे। परसेंटेज के हमको 0 से लेकर 100 के बीच में हम परसेंटेज को करते थे। तो प्रोबेबिलिटी को हम 0 से 1 सेम ही चीज को, मतलब एक तरीके से सेम चीज को नहीं बोला जाए, इसको हम कन्वर्ट ऐसे कर देते हैं। कंसेप्ट वाइज थोड़ा सा अलग होता है, पर मान लो अभी समझने के लिए स्टार्टिंग में कि भाई हाँ, जैसे हम 0 से 100 को बोलते हैं, और जैसे 0 से 1 को हम बोले किसी चीज को, तो उसी चीज का होगा। जैसे कि हम उसको बोलेंगे 50% बोलेंगे, तो इसको बोल दो 0.05, ऐसे करके। ठीक है, तो उसके बाद में हम कितना सही है, अब कल 50% चांसेस है कि ये तुक्का कितना का सही बैठा, इसकी कैलकुलेशन होती है। तो हम जो दिमाग में सीधा ही अपने एक्सपीरियंस से, बिना कोई मैथ कागज पेपर उठाए, हम रोज जो दिन में तुक्के लगाते हैं, हमारा दिमाग ये कैलकुलेशन खुद कर रहा होता है, हमें नहीं पता, हमारा एक्सपीरियंस है बस, जैसे हम बोल देते हैं। और अगर हम उसको कैलकुलेट करते कागज पे, मैथ लगा दें उसके ऊपर, क्या कि इतनी बार ऐसा देखा गया है और इतना डाटा अवेलेबल है, इतनी बार ऐसा देखा गया है, और मैथमेटिकली 0.055 समथिंग ऐसे करके प्रोबेबिलिटी है। तो जो इतनी बार ऐसा देखा गया है, उसके बाद कैलकुलेट करके मैथ से निकाला, तो उसकी फ्रीक्वेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, तो फ्रीक्वेंसी ने और प्रोबेबल चांसेस बोला जाता है। तो प्रोबेबल चांसेस एक तरीके से एक्सपीरियंस बोल लो, फ्रीक्वेंसी बोल दो इसको। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है मोस्टली एक तो एक्सपीरियंस पे है और दूसरी मैथ पे है। इसमें भी, एक्सपीरियंस में भी थोड़ी सी पीछे से बैकग्राउंड में मैथ चल रही होती है, हमें पता नहीं है, पर चल रही होती है। तो जो हम ऑलरेडी जो यहाँ हम फॉर्मूले उठाएंगे वो सारे मैथ वाले होते हैं। एक्सपीरियंस वाली चीज़ों का कुछ नहीं बोला जाता, इसको हम सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, कई जगह से लिखा भी हुआ है आई थिंक इसको, एक्सपीरियंस वाले को ऐसे करके। और ऐसा कुछ आएगा नहीं वाइवा में, जनरली बता रही हूँ समथिंग, इसका मतलब कि कुछ ऐसा कुछ है, क्योंकि हम जो इसमें पढ़ रहे हैं ना वो सारा मैथ वाला ही है। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही तरीके का होगा, कुछ और एरिया भी हो सकता है उसके अंदर। और बायसियन थ्योरम ऐसे करके, ये भी एक चीज होती है, ये तो हमारे शॉर्ट नोट में आई है, वो भी इसी पे लगभग
आधारित है, इसका थोड़ी मैथमेटिकल रूप है थोड़ा सा। इसको बोलेंगे कि हाँ एक तरीके से दोनों का ब्रिज मान लो समथिंग, वो था एक्सपीरियंस को थोड़ा मैथमेटिकली कन्वर्ट करके बताओ थोड़ा सा ऐसे करके। तो अभी इसको इतना ही रखो कि बस ऐसा समथिंग कोई वर्ड्स है कि हाँ कुछ एक्सपीरियंस के आधार पे था, कुछ मैथ के आधार पे था। मैथ में ज़्यादातर हम फ्रीक्वेंसी देख रहे थे, एक्सपीरियंस में तुम्हारा प्रायर है एक तरीके से, इसको सब्जेक्टिव वाले भी बोलते हैं। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव होगी या समथिंग, ऐसा कुछ नहीं, बस इसको ऐसा कहीं जगह कई वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, किसी बुक में कैसे होगा, किसी बुक में कैसे डिफाइन किया है। मतलब मुद्दा और अंदर का क्रक्स इतना सा है इसका। अब हमको पढ़ना कितना का है इसके अंदर, बहुत कुछ है जिसमें तुम लिखने लायक हो, प्रैक्टिकल करने वाला हो। प्रैक्टिकल के नाम पे तुम्हें मैंने बता दिया था कि होम्योपैथी में कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। होम्योपैथी में हम कर रहे हैं, आज तक हम पेशेंट देख रहे हैं, हमने कौन सी प्रोबेबिलिटी लगाई है तो लगा रहे हैं, हम रिपर्टराइजेशन कर रहे हैं, 8 सिम्टम्स लगाते हैं, 8 में से 8 के 8 कोई कवर कर रही है तो वो दे दिया, 8 में से 4 कवर कर रही है तो हम देख रहे हैं बाकी चीज़ें कवर नहीं कर रही मेडिसिन, तो हम जो रिपर्टराइजेशन कर रहे हैं उसके अंदर देख रहे हैं कि ये लगता है। हम कोई मेडिसिन, हमारा एक्सपीरियंस हमने देख लिया कि हमारा एक्सपीरियंस हो गया है, पुराने वाले स्टॉलवर्ड्स का एक्सपीरियंस हो गया है, वो एक्सपीरियंस का नाम ले कि भाई पल्स उसमें काम करती है, पल्स एक फीमेल रेमेडी है, ये बहुत सारे केसेस में देखा गया, तो हम उसको बोल देते हैं एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस नहीं है, उसके पीछे मैथ चल रही है। तो आजकल जो होम्योपैथी में काम हो रहा है वो इस एक्सपीरियंस को इस मैथ्स में कन्वर्ट किया जा रहा है ताकि उसका एक सॉलिड फॉर्म बन जाए, एक आंसर निकल आए कि इतने % चांस हैं कि भाई फीमेल 60% चांस है, कुछ मैथ कैलकुलेट करके निकाला उन्होंने कि भाई पल्स ज़्यादातर 60% फीमेल्स में मिलती है। मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ, एग्जाम्पल के लिए, फैक्ट नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि आजकल इस एक्सपीरियंस का जो कोई वर्ड था उसको इस मैथ्स में कन्वर्ट करके यूज करने लायक बनाया जा रहा है अभी, ताकि ज़्यादा सॉलिड रिपोर्टरी बन जाए। क्योंकि रिपोर्टरी में उन्होंने क्या किया था, ग्रेडिंग कर दी थी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, ये ज़्यादा चांसेस है इसके आने के, इसके कम है, उसके कम है, इसके सबसे कम है, इसके बाद जो है ही नहीं इसके अंदर उसके तो चांसेस ही नहीं है। तो ग्रेडिंग की वजह से एग्जैक्टनेस का नहीं पता चला। अगर यही बता देते कि इसके 90% चांसेस होते हैं, इसके 85% चांसेस हैं, या 75% चांसेस हैं, या 65% है, या फिर इन सब के आपस में इक्वल गैप है, मान लिया कि भाई इसका वो बोल रहा है कि 100% चांसेस हैं और ये बोला 80% चांसेस हैं, इसका 60% चांसेस हैं, इसका 40% चांसेस हैं, ऐसे करके इसके नीचे वालों का ही नहीं तो 20-60 समथिंग कुछ हो गया ना। इतना इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड है 90-70, फिर उसने बोला कि भाई 40%, उसके बाद ये बोला कि हाँ 15% फोर्थ ग्रेड में डालूंगा, ये कहीं मेंशन थोड़ा ना। नंबर ऑफ पीपल पे डाल दिया कि भाई हाँ उन्होंने 1000 लोग देखे, उसमें से मैक्सिमम लोगों का ये पाया गया, नंबर ऑफ पीपल के हिसाब से उसमें डाल दिया। एग्जैक्टली वो मैं थोड़ा और कैलकुलेट कर दें इस हिसाब से तो ये और फैक्ट वाली हो जाए। तो वो आजकल ढंग के रिसर्चेस में ऐसा होता है। तो इसका मतलब होम्योपैथी, बट ये तुम लिख सकते हो लास्ट में कि होम्योपैथी, अगर क्वेश्चन आ भी जाए कि भाई घुसा दिया किसी ने कि होम्योपैथी में इसका क्या, किस एंगल से यूज हो रही है यहाँ पे, तो रिपर्टराइजेशन में हो रही है, मेडिसिन को सिलेक्ट करने, एक तो सिलेक्शन में तो ये है ही, और मतलब रिपर्टरी, एक तरीके से रिपर्टरी के अंदर मटीरिया मेडिका में हो रही है एक चीज कि भाई कोई बहुत सारी चीजें मटीरिया मेडिका में थी, फिर वो कुछ चीजें, कुछ रूब्रिक्स रिपर्टरी तक पहुंच पाए, बीच वाले गायब हो गए, और इसलिए कोई तो वो रूब्रिक्स कितने ऑथेंटिक हैं, जैसे कैंट के अंदर एब्सेंट माइंड के अंदर कोई रूब्रिक दे रखा है, एब्सेंट माइंड के अंदर दे रखी है नेट्रम्यूर, लेकिन ये माइंड के अंदर सिंथेसिस में निकालो, कंप्लीट में निकालो, या किसी और नेयर में रिपर्टरी में निकालो, तो उसमें एब्सेंट माइंडेड रूब्रिक के अंदर नेट्रम्यूर नहीं दे रखी 4। तो तुमने देखा कि 10 मैंने मटीरिया उठाई, उसमें से कोई सिम्टम मैंने उठाया, तो कुछ रिपोर्टरीज में कन्वर्ट करने में कुछ में पाया जाता है, कुछ में नहीं पाया जाता, तो क्या फ्रीक्वेंसी बनती है, मतलब क्या इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है। तो इस तरीके से उसमें मतलब ऐसे करके बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पे पता भी नहीं कि कहाँ कहाँ लग रही है हमने को, तो हम कौन सा निकाल के उसका कुछ काम कर रहे हैं। तो जो डॉक्टर होता है वो एक्सपीरियंस का नाम लेके वो काम कर रहा होता है, बैकग्राउंड में उसका कुछ मैथ चल रहा होता है। और इसको और एलोपैथी साइंस में तो ये फैक्ट डिपार्टमेंट ही अलग होता है, तो वो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल उसके अंदर इवेंट कितनी बार हो सकता है कि भाई ये ऑपरेशन इतनी बार हुआ है और इतनी बार सक्सेसफुल हुआ है, इसमें डेथ के कितने चांसेस हैं, इसमें सर्वाइवल के कितने चांसेस हैं, तो उनके पास तो और भी ज़्यादा रिस्की काम है, इसलिए वहाँ पे मैथ एग्जैक्ट बताई जाती है
कि भाई इतने % चांसेस है तुम बचोगे, ये होगा। और ये हमारे वाले में इतना कुछ होता नहीं है, रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व हमारे वाले में है नहीं उसके अंदर, इस वजह से इतनी प्रोबेबिलिटी निकाली नहीं जा रही। वो ठीक होगा कि नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में हो जाएगा जी, तो इतनी गले फंसी नहीं है चीजें, जिस वजह से इस पर इतना प्रेशर नहीं है कि तुम उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के बताओ। जहां जितना रिस्की काम है वहां पे लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि भाई इसमें ये किया जाए कि ना किया जाए, जहां पे रिस्क फैक्टर कम इन्वॉल्व है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने किसी बुक में ऐसे करके, हो सकता है बुक में लिखा हो, ये मुझे लगता है कि भाई जहां पे रिस्क फैक्टर की ज्यादा है, गैम्बलिंग, प्रोबेबिलिटी शुरू कहां से हुई थी, जो मेरे को भी हिस्ट्री में इसका पता है कि भाई गैम्बलिंग में जो हम खेलते हैं, पत्ते खेलते हैं, पैसे खेलते हैं, लोग गैम्बल करते हैं वैसा, तो उसमें वो प्रोबेबिलिटी भी खेलते हैं, वो सारा गेम प्रोबेबिलिटी का होता है। वहां से प्रोबेबिलिटी निकली थी, उसका जन्म कहा गया था कि वहां से है उसके अंदर। तो जिसका चांस, जिस चीज के होने के चांसेस ज्यादा थे, लोग उस पर पैसा लगाए ऐसे करके, वो था। तो वहां से निकली प्रोबेबिलिटी और हर जगह इसका यूज होने लगा। ऐसे तो ये अपने लिए तो पेपर के अंदर कितनी इंपॉर्टेंट है तुमने देख लिया कि ज्यादा नहीं पूछा हुआ, पर एज ए टॉपिक तुम सोचोगे तो इसके आगे का जो स्टैटिस्टिक्स है वो सारा प्रोबेबिलिटी के आधार पे ही होता है। प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा कंसेप्ट बताओ कि हाँ होने का चांस या ना होने का चांस, या कहाँ कहाँ ये यूज होती है, तो उसके अकॉर्डिंग इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ने थोड़े से आसान होते हैं। खुद ये पेपर में आए ना आए, आगे वाले टॉपिक्स को समझने में थोड़ी हेल्प जरूर करती है इसके अंदर। तो डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं है, तो ये टॉपिक्स में आ ही जाता है। उसके बाद में मैंने बताई थी प्रोबेबिलिटी को हम जब निकालेंगे कोई चीज हुई या ना हुई, तो दोनों को मिला के वो एक होता है। किसी चीज का होना या ना होना, वो होगी या नहीं होगी, दोनों का जोड़ एक होता है। अगर एक चीज पता लग गई तो दूसरी चीज ढूंढी जा सकती है। तो होना P बोल दिया, नहीं होना Q बोल दिया, और दोनों का जोड़ एक हो गया। तो अगर हमने किसी चीज का ना होना निकालना है तो होने का माइनस कर दो इसमें से, तो ये मैथ्स लग जाती है ऐसे करके। तो इसके पूरे के एग्जाम्पल दे रखे हैं जो हमने पिछली बार पढ़े थे। तो कितना होगा, और ये बताया था मैंने तुमको कि वो कैसे कोई भी चीज निकालोगे कि टोटल प्रोबेबिलिटी को निकालने का है कि भाई सबसे पहले, जैसे इसने यहाँ ये दिया हुआ है कि भाई तुम टॉस करते हो तो कोई चीज हेड आएगा या टेल आएगा, इसके 50-50 चांसेस होते हैं, 1/2 और 1/2। लेकिन तुमने ये एक ही बार किया है टॉस, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, तो ऐसे करके चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। तो उसके बाद इसके टॉस में के 1/2 हेड आने के चांसेस कितने, टेल आने के चांसेस कितने, ऐसे करके। तो फर्स्ट में हेड आने के चांसेस, टेल आने के चांसेस, सेकेंड वाली में हेड आने के चांसेस, टेल आने के चांसेस, ऐसे करके। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये कॉम्प्लिकेशन भी इसी एरिया में डील होती है इसके अंदर, कि कितनी भी चीज का, कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो, उसको थोड़ी मैथ लगा के उसका निकाला जाता है चांसेस। तो लगभग इसमें क्या चल रहा होता है कि तो कितनी बार, जैसे तुमको मैंने पिछली बार बताया कि भाई अगर मैं 2 डाइस लेती हूं और उनका कलर रेड और ब्लू है या ग्रीन है समझ लो, तो एक इसमें भी एक आ जाए और इसमें भी एक आ जाए, इसके क्या चांस होंगे, ये हम निकाल रहे हैं। ये हमने निकाला था। तो ये था कि ये तुम फेंकोगे तो क्या क्या चीजें बन सकती हैं टोटल। तो इसके जब तुम 2 चीजें फेंकते हो तो एक भी आ सकता है, एक 2 भी आ सकता है, एक 3 भी आ सकता है, एक 4 भी आ सकता है, एक 5 भी आ सकता है, एक 6 भी आ सकता है। और भी क्या आ सकता है कि भाई ये तो एक आ जाए लेकिन ग्रीन वाला 2 आ जाए, तो ऐसे करके 2 ऐसे करके क्या क्या जब तुम निकालते जाओगे लास्ट में चलेगा 36 चीजें बन सकती हैं इसकी, 36 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं ऐसे करके। तो 36 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जो इवेंट होता है वो पटे में आता है नीचे, और जिसकी तुम निकाल रहे होते हो उसके होने के चांसेस क्या हैं कि ये एक ही बार हो सकता है, बाकी 36 में से ये एक ही बार हो सकता है, 35 बार तो ये नहीं होगा। तो इसका 1/36 प्रोबेबिलिटी निकलती है। फिर तुमने इसी तरीके से प्रॉब्लम क्वेश्चन चेंज होता रहता है। अब तुम एक इवेंट को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो एक आ गया, अब तुमने 2 देखा कि भाई 4 नंबर से कम आने के चांसेस कितने हैं, मतलब इसमें भी 4 आए और इसमें भी 4 आए, मतलब 4 से कम आए या 4 से ज्यादा आए, तो तुम देखोगे यहाँ पे क्या क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं, उन सब की 1/6 1/36 टोटल प्रोबेबिलिटी जोड़ देते हैं। तो इसका मतलब नीचे हमेशा टोटल आएगा, ये बात तो है उसके अंदर। और जो ऑपरेशन होने के जो है नंबर ऑफ इवेंट्स अकरिंग, कितने इवेंट्स हो रहे हैं ये वाला,
वो एक है या 4 चीजें हैं या 10 चीजें हैं, वो ऊपर आती है, उसे डिवाइड किया जाता है। या इसको अगर इसको किडनी ट्रांसप्लांट के हिसाब से देखा है इन्होंने, तो सर्जन ने क्या 200 केस लिए, जिसमें से 80 केस सरवाइव करते हैं। तो क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी ऑपरेशन सर्वाइवल की? तो 80 लोग सरवाइव करे 200 में से 0.04, और ये तो सरवाइव करने की, मरने की क्या होगी, इसको 1 में से माइनस कर दो या सीधा कैलकुलेट करके निकाल दो। ठीक है, एक चीज पता लगी तो दूसरी चीज निकाली जा सकती है, वरना अगर इसको प्रोबेबिलिटी को 1 में से, क्यू को वैसे भी कर दो, डायड कितने 100, इसमें से बचे कितने 80 में से कितने लोग बचे, यहाँ पे 120 200 में से, इसने ऐसे कैलकुलेट करके निकाल दिया, या इसको ऐसे करके या ऐसे करके भी निकाल सकते हो कि जब तुम्हें P + Q पता है और = 1 होता है, तो तुमने प्रोबेबिलिटी हाँ की निकाल दी एक चीज की 0.4, तो तुमको ना की निकालनी है, ना का नहीं पता, तो इस साइड की निकालने के लिए Q = 1 - 0.4 ऐसे करके, तो ना होने की निकाल दी या मरने की निकाल दी। ये तुम्हारे क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा है तुम क्या कर रहे हो उसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे इसके और भी एग्जांपल्स हो गए, क्योंकि मैं तुम्हें बुक के साथ लैंग्वेज के हिसाब से भी बता दी हूँ। जैसे कि उन्होंने बोला कि ये वाला पढ़ो, अगर ट्विन होते हैं वंस इन 80 डिफरेंट प्रेगनेंसीज, 80 प्रेगनेंसीज में एक बार ट्विन होता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई, टोटल नंबर ऑफ इवेंट क्या है 80, उसमें से होता कब है इवेंट एक बार, तो 1/80। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल बर्थ, मतलब ये तो ट्विन बर्थ की है कि 80 में से एक बार जुड़वा पैदा होते हैं, तो हम कहेंगे कि भाई सिंगल चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो 1 माइनस कर दो इसको। ठीक है, तो 1 में से माइनस कर दिया तो आया 79/80। ये हुई कि एक सिंगल बच्चा होता है। अब ऐसे ही उन्होंने बोला कि जो बच्चा पैदा हुआ है, तो वो अगर RH पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उन्होंने देखा कि 10 में से एक बच्चा है वो नेगेटिव होता है, तो उन्होंने पॉजिटिव की निकाल दी, उसको माइनस कर दिया। तो हमको एटलीस्ट एक चीज तो पता होनी चाहिए ना पहले फैक्ट से, तब बता पाएंगे हम दूसरी चीज निकाल के, मस माइनस करना प्लस करना, ये करना ऊपर नीचे नीचे करना, जो भी डिवाइड करना है कुछ भी, तो हमें एक चीज का पता होगा, दूसरी चीज हम ढूंढ रहे होंगे उसके बारे में, कुछ तो पता होगा। ठीक है, तो अब हमने ये देखा कि इसमें कई चीजें, ये तो टोटल से निकाल रहे हैं, अब और भी तरीके हैं, जैसे जैसे क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड होते रहते हैं वैसे वैसे तरीके हैं उसको, उसके आंसर्स निकालने की। जैसे कि भाई ये तो सीधा सीधा सवाल कि भाई एक चीज पता है दूसरी चीज नहीं पता, तो भाई एक से माइनस करके, अब सारी प्रोबेबिलिटी ऐसे तो है ही नहीं। मान लिया कि हमें दोनों चीजें नहीं पता, या हमें ये पता कि अब जैसे कि आगे क्वेश्चन आएगा जिसमें कहा कि भाई जो सिंगल बच्चा है पैदा हो रहा है, उसमें क्या चांसेस है कि वो RH पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये दोनों चीजें इकट्ठी कर दी, चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो गई, उसको कैसे पता करेंगे। तो ऐसे ही तीसरी एक कोई कंडीशन लगा देंगे, मान लिया सिंगल बच्चा है RH नेगेटिव है, उसके मेल या फीमेल होने के चांसेस कितने हैं, तो ये 3 कंडीशंस लगा दी, तो कैसे करेंगे। तो जो तो सीधी सीधी होती है, जैसे एडिशनल वाले में तुम देखोगे एक अलग अलग तरीके हैं इनको निकालने के लिए, उसे कहा था मैंने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जिसमें से या तो चीज होती है या चीज नहीं होती है, उसको ऐड करते हैं सारी प्रोबेबिलिटी, एक बार में एक ही चीज हो सकती है, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। कैसे कि इसमें तो तीनों चीजें एक साथ हो सकती है, जो मैं तुमने एग्जांपल दिया कि बच्चा पैदा हो सकता है, वो मेल हो सकता है, RH नेगेटिव हो सकता है और सिंगल बच्चा हो सकता है, तो एक बार जो काम हो भी गया तो उसमें ये तीनों चीजें लागू हो सकती हैं। ये इसे कहते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, इकट्ठी कलेक्टिवली ये तीनों बातें हो सकती हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों को देखें कि RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव, ये दोनों में से एक ही बात हो सकती है, मेल या फीमेल इन दोनों में से एक ही बात हो सकती है, सिंगल या ट्विन इनमें से एक ही बात हो सकती है,
तो अगर ऐसा सा कोई क्वेश्चन है, ऐसा सा कोई क्वेश्चन है, तो वहां तो लगेगा एडिशनल वाला, और लेकिन अगर ऐसा सा कोई है कॉम्प्लिकेटेड है तो आगे उसमें मल्टीप्लाई हो जाती है। तो अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से कैलकुलेट की जाती है उसके अंदर। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाली ऐसे करके जोड़ दी जाती है। सबको जोड़ डालो जी, क्या क्या इवेंट है उनके, ठीक है। उसके तो अगर दो चीजें हैं या दो ऐसी चीजें, सिर्फ दो चीजें नहीं है, यहाँ तो सिर्फ दो ही चीजें बोल दी, हाँ और नाम वाली, हाँ और नाम वाली और भी चीजें, जैसे ये या ये तो दो ही चीजें होगी। जैसे मैंने तुमको ये बताया ऊपर वाला, ये वाला इवेंट बताया जो मैंने डायस वाला बताया, तो उसमें एक बार में एक ही चीज हो सकती थी। एक बार तुम गेलोगे, यहाँ बताया था तुमको, कहाँ गया वो, ये वाला, इसमें भी सारी जुड़ी थी, क्योंकि जब तुम फेंकोगे ए डाइस, दोनों दो डाइस एक साथ फेंकोगे तो 1 1 आ रहा है, इसके अलावा तो कुछ नहीं आ रहा। 1 2 आएगा दूसरी बारे में, इसके बारे में कुछ नहीं आ रहा। मतलब जब तुमने एक बार फेंक दिया, तुम ये देख रहे हो कि अगला जो मैं फेंकूं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि टोटल 4 से नीचे हो, मतलब इन दोनों का टोटल, कि एक डाइस मैंने फेंका है और ये दूसरा डाइस फेंका है, तो इसमें 1 आया हो, इसमें 3 आया हो, तो इन दोनों का टोटल 4 है। और भी किसी तरीके से 4 हो सकता है। मान लिया कि इसमें 2 आ गया हो और इसमें भी 2 आ गया हो, तो ये भी 4 बना गया। मान लिया कि भाई इसके अंदर इस वाले में 1 आ गया और इसमें 3 आ गया, ऐसे करके 4 हो गया। तो यहाँ 1 2 3 चांसेस ऐसे हैं जो ये बताएंगे कि ये 4 से कम हो सकती है, 4 से कम और भी हो सकती है भाई। मतलब टोटल 4, अगर ये क्वेश्चन ये है कि मेरा कि टोटल 4 आने के क्या चांसेस है, तो ये 1/36 1/36 1/36 जुड़ गया। अगर वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि तुम ये चीजें जोड़ोगे, या क्वेश्चन पे कि मैं कर रही हूं कि भाई 4 से कम आने के चांसेस। 4 से कम तो 1 1 भी होता है, 1 2 भी होता है, 1 और ये वाला 2 और 2 भी 4 हो जाएगा, और 1 और 3 भी 4 हो जाएगा। और क्या है, और भी क्या जो कॉम्बिनेशन अगर बनता है तो 2 और 1 भी हो गया। 1 और 1 तो एक ही ऑप्शन है, ये वाला ग्रीन, क्योंकि इसमें कलर भी अलग है ना, ये 2 डाइस अलग है, ये वाला डाइस अलग है, ये वाला डाइस अलग है। तो इसके अंदर 1 2 1 1 1 2 2 1 मेरे हिसाब से, और भी हो सकता है तो इसके अंदर। तो इसमें भी 3 चांसेस ऐसे करके बनते हैं। एक माइक शायद ये जब चार्ट बनाएंगे तो उसमें पूरा आ जाएगा। तो इट मीन्स कि ये तो डायस से इसलिए समझा रही हूँ कि हमारे जब प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम क्वेश्चन पूछेंगे उसके अंदर, जैसे केसेस पे आ गया ऐसे करके, तो हमको ये देखना होगा कि टोटल वो काम होने के चांसेस क्या हो सकते हैं। तो यहाँ तो हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा इवेंट होगा जिसके अंदर चीजें जोड़नी पड़े, तीनों चीजें एक साथ हो सकती हैं, तो वहाँ मल्टीप्लीकेशन वाला चल रहा है। तो एडिशनल वाला है ये सारा, इसका एग्जाम्पल पढ़ोगे तो दिख जाएगा। जैसे उन्होंने बोला कि मेल होने के चांसेस क्या थे, प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग अ मेल, तो उन्होंने बोला कि भी हाफ, और फीमेल होने के चांसेस हाफ, दोनों का टोटल 1, ऐसे करके। तो उन्होंने बोला कि और दूसरे कार्ड्स के एग्जांपल देते हैं, तो ये RH पॉजिटिव होने के या RH नेगेटिव होने के क्या चांसेस होते हैं। तो हमने पहले निकाला रखा था ऊपर कि भाई 1 का चांसेस ये है, नेगेटिव होने का चांसेस ये है, दोनों का टोटल 1 होता है, ऐसे करके। तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऐसे करके निकाली 1। अब उसने बोला मल्टीप्लिकेशन वाला, कि आगे वाला मल्टीप्लिकेशन वाला तुम ये देखोगे कि जैसे कि उन्होंने बोला सेक्स ऑफ द बर्थ RH पॉजिटिव है कि नहीं, और इंडिपेंडेंट इवेंट अकर इन एनी चाइल्ड। जैसे उन्होंने बोला कि अगर ये चाइल्ड मेल है, क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चाइल्ड बीइंग मेल एंड RH पॉजिटिव। तो मेल होने के चांसेस कितने थे, हमको पता है कि हमने पहले जब दिखा के आए थे कि मेल होने के चांसेस 1/2 ही है, और फीमेल होने के चांसेस भी 1/2 है, तो हमने 1/2 ये ले लिया। और हमने देखा था RH पॉजिटिव होने के चांसेस कितने थे, n/10, ये हमने निकाल के जो रखा हुआ है ऊपर, हमने वहां से उठाया, ये रहा n/10 पॉजिटिव होने के चांसेस, ये हमने निकाल के रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये हमें पता है उसके अंदर। और हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल बर्थ ये भी हमने तुमने निकाली थी। तो अब हमारा क्वेश्चन इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। अगर 2 का कॉम्बिनेशन है, तो अगर 2 का कॉम्बिनेशन, अगर हमारा क्वेश्चन यही है कि भाई मेल हो जाए और RH पॉजिटिव हो जाए, तो भाई 2 चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, इतना ही आंसर है। और अगर हमारा क्वेश्चन बड़ा हो जाए तीनों का इन सम वे, कि अगर ये फीमेल है या पॉजिटिव है या सिंगल चाइल्ड है, समथिंग कुछ भी, तो क्वेश्चन बड़ा हो गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा बस। लेकिन ये भी आगे इतना ही ध्यान रखो, आगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, और इसमें 2 एग्जांपल्स दे रखी कि कहाँ
नहीं लगाना। हाँ नहीं लगाना मतलब जैसे कि इन्होंने बोला एक, ये तो तुमको सीधा पता है, तीनों अलग अलग चीजें हैं। मेल होना, RH नेगेटिव होना और सिंगल बर्थ होना, इन तीनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है, तो इसलिए तीनों चीजें मल्टीप्लाई होती हैं। लेकिन अगर इन तीनों का आपस में किसी तरीके से रिश्ता हो तो ये चीजें मल्टीप्लाई नहीं होंगी। कैसे रिश्ता मतलब, जैसे एग्जाम्पल कि एक बोला कि भाई एक कलर ब्लाइंड हो बच्चा पैदा हो और वो मेल हो, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इन्होंने देखा कि भाई कलर ब्लाइंड होने की 1/12 एक उन्होंने दे रखी है प्रोबेबिलिटी, 12 में से एक बच्चा कलर ब्लाइंड होता है, और मेल होने की प्रोबेबिलिटी हमें पता है 1/2। लेकिन इन दोनों का इनटू नहीं करना है। इन्होंने करके यहाँ लिखा हुआ है कि मल्टीप्लिकेशन लॉ के अकॉर्डिंग कि दो अलग अलग इवेंट थे, वो 1/24 उसका आंसर आ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस देखा गया है मेल बच्चों में ही ज्यादा होती है। तो 1/24 हमने मैथमेटिकली तो निकाल लिया आंसर। इन रियल लाइफ 1/24 का मतलब कि मान लिया अगर हमने 100 बच्चे देख रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग 1/24 से तुम अगर कुछ करोगे उसका मल्टीप्लिकेशन, तो उस हिसाब से उसकी परसेंटेज निकल के आनी चाहिए ऐसे करके कि क्या चांसेस है कि 100 में से अगर कितने बच्चे फिर ये मेल और कलर ब्लाइंड होंगे। तो हम इसलिए निकाल रहे हैं ना कि भाई हम उसको किसी बड़े बड़े एरिया पे लगा पाए, लोगों पे लगा पाए। लेकिन रियल लाइफ में देखोगे कि भाई 100 में से अगर 80 बच्चे, अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल रहे, फैक्ट है, करके देखा एक्सपेरिमेंट, उसमें देखा कि अरे यार जो मेल बच्चे होते हैं ना वही कलर ब्लाइंड होते हैं, फीमेल बच्चों में तो कलर ब्लाइंडनेस है ही नहीं। तो ऑलरेडी कुदरत में इन दोनों का एसोसिएशन दिया हुआ है, इस वजह से मैथ नहीं लगानी इसमें ये वाली। तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब हमको जो एक हम क्वेश्चन बना रहे हैं, ये क्वेश्चन सोच समझ के बनाना है कि हम इन तीन चीजों का आपस में कोई कुदरत में एसोसिएशन तो नहीं, मैथ तो निकाल के दे देगी पर वो मैथ हमारे किसी काम की भी होगी क्या, नहीं। ठीक है, तो इस वजह से जो ये क्वेश्चन होगा वो भी डिपेंड करता है, ये तो तरीके बताएगा कि हाँ तीनों चीजें अलग अलग हैं तो मैथ मल्टीप्लाई होने वाला है, एक्सक्लूसिव ही है तो एडिशन होने वाला है, इस तरीके से है ये करने का। तो लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कुछ पंगा है तो उनका इंटू नहीं होने वाला। जैसे इन्होंने बोला कि आउट ऑफ 100 पर्सन 10 स्मोक्स हैविली, 100 में से 10 लोग हैं जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं, 100 में से 10 लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा स्मोक कर रहे हैं। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कैंसर इन हैवी स्मोकर इज 1/100। कि भाई अगर बहुत ज्यादा 100 लोग बहुत ज्यादा स्मोक कर रहे थे तो उसमें से एक बंदे को कैंसर होता है, और हमने ये देखा है कि जो 100 में से 10 लोग ज्यादा स्मोक करते हैं, तो इन दोनों का इंटू नहीं होना। क्योंकि देखा इन दोनों का, क्योंकि भाई व्हाट आर द चांसेस ऑफ बीइंग अ हैवी स्मोकर एंड गेटिंग अ लंग कैंसर, इसका ये ऐसे करके नहीं देना, आंसर नहीं देना, क्योंकि एप्लीकेबल यहां नहीं होगा, क्योंकि स्मोकिंग और लंग कैंसर ऑलरेडी एसोसिएटेड है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है कि दोनों में से एक चीज अलग अलग होती है, भाई ये अलग होता है और ये अलग होता है। हमने देखा कि भाई ये 100 में से 10 लोगों की बात हो रही है ना, ये 10 लोग ही ये आंसर दे रहे हैं हमें, इसलिए आपस में इन दोनों का कोई इंटू नहीं होने वाला इसके अंदर। ठीक है, तो ये समझना है इसके अंदर कि भाई हमें जो क्वेश्चंस में भी आंसर्स लिखने हैं या कैलकुलेट करना है, मैथ्स तो ऐसी चीज है कि जो आंकड़े लिखे हों वो तो इंटू करके आंसर दे देगी, बुद्धि लगानी है इस पे कि हमने सवाल सही खड़ा किया है क्या, जो कंसेप्ट तो सही लगाया है ना इनको चीजों को करने के लिए। अगर हमने कंसेप्ट सही नहीं लगाया तो मैथ ने तो सीधा आंसर देके सिर घुमा देना। ठीक है, तो ये होगा। आगे ये तुम पढ़ना चाहो पढ़ लो, बायनॉमियल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ये उसी चीज सेम ही चीजें दे रखी हैं, उसका बड़े थोड़े से एग्जांपल दे रखे हैं। बायनॉमियल और ये सब क्यों दे रखा है, हमको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है कि हमें अब हमने सीधे सीधे सवाल देख लिए, ये सिंपल वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, लेकिन इन रियल लाइफ सिनेरियो हमारे सवाल और भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। जैसे उन्होंने बोला व्हेन 2 चिल्ड्रन आर बोर्न वन ऑफ द अदर, एक के बाद एक 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं, द पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ बीइंग एनी ऑफ द 4, अगर 2 बच्चे एक के बाद एक पैदा हो गए तो क्या चांसेस हैं कि बताओ कि उसके मेल और फीमेल होने के। तो देखा कि भाई क्या सिनेरियो बनते हैं, 4 सिनेरियो बन सकते हैं कि पहला मेल हुआ दूसरा भी मेल हो गया, पहला मेल हुआ दूसरा फीमेल हो गया,
या पहला फीमेल हुआ दूसरा मेल हो गया और दोनों फीमेल हो गए, तो उसके बाद सबकी प्रोबेबिलिटी जोड़ जाड़ के क्या हुई, इंटू होगी इसके अंदर। एक्सक्लूसिव अगर इसमें है ये देखने वाला है कि दोनों की इंटू करी गई है, जोड़ी नहीं गई है यहाँ पे इसके अंदर। ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं मतलब उसके अंदर, पर अब ये दो मेल की जोड़ दी अलग अलग 1/4, ये एक अकेला आ गया जहां पे दोनों मेल हो सकते हैं, ये वाला 1/4, और ये दोनों फीमेल हो सकते हैं ये, लेकिन एक मेल हो एक फीमेल हो, इसके क्या हो गए 50% चांसेस, ये जुड़ जाएगी इसके अंदर ये वाली। क्योंकि ये सेम चीज है, ये थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड एरियाज हैं, लेकिन क्या है अब इसमें आगे इन्होंने बोला, क्वेश्चन देखो अगला, ताकि तुमको मैं बता दूं एक बार जनरल में कि फीमेल चाइल्ड, अगर इफ द फीमेल चाइल्ड इज बोर्न फर्स्ट, क्या चांस है कि भाई जो सेकंड बच्चा होगा वो क्या होगा। अगर ये पता तुम्हें चल जाए कि पहला बच्चा तो फीमेल पैदा हुआ है, इन सब में हमने 4 सिनेरियो, यहां तो हमें कोई पता ही नहीं, इन्होंने 2 बच्चे पैदा हुए हैं, बताओ कि क्या क्या चांसेस हैं मेल फीमेल होने के। उन्होंने अब ये बता दिया, क्वेश्चन बदल दिया कि पहला तो फीमेल हुआ है, अब ये बताओ कि दूसरा क्या होगा, क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम इसमें देखें कि पहला अगर फीमेल हो गया है तो ये वाले और ये वाला हमको पता चल गया, तो दूसरे होने के चांसेस क्या होंगे। तो भाई ये सिनेरियो बनता है फीमेल के बाद और ये सिनेरियो बनता है, लेकिन मेल होने के चांसेस आगे इसके जो इसकी कैलकुलेशन है वही देखने वाली है। 75% चांस बनेगा कि अगला बच्चा फीमेल मेल होगा। ये जो कैलकुलेशंस हैं ये थोड़ी मैथ तुमको कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, पर ये होगा कि 2 और 3 वाले जो उनकी प्रोबेबिलिटी का जुड़ता होता है 1/2 1/2 1/4 1/4, ये जो दोनों चांसेस है ना, ये वाले दोनों चांसेस, ये जो 50% ये प्लस ये सारे चांसेस जुड़ जाएंगे अकेले अकेले, क्योंकि अगला बच्चा देखो मेल होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे ना। अगला बच्चा यहाँ पे भी एक बच्चा मेल हो गया, यहाँ पे भी बच्चा मेल हो गया, यहाँ भी बच्चा मेल हो गया, तो ये तीनों चांसेस जोड़ लो। हाँ फीमेल के बाद फीमेल हो जाए, यहाँ तो चांस ही एक है, यहाँ बच्चा पहले फीमेल हो चुका है। तो मतलब ये आगे की कॉम्प्लिकेशंस में है, मतलब ऐसे करके इसके आगे बहुत और एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसी सी प्रॉब्लम है उसका वैसा सा सॉल्यूशन है आगे। तो इतना डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस है कि हाँ ऐसा अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसके अलग अलग तरीके हैं उसके आगे पढ़ने के, भाई उसके क्वेश्चन करने के। इसमें से कोई एक आधा निकाल के तुम ध्यान से उसमें पढ़ सकते हो, उसमें कुछ उसका थोड़ी सी मैथ कॉम्प्लिकेटेड करने का तरीका है मतलब उसको करने का, वरना जिस तरीके की प्रॉब्लम है उस तरीके के आंसर्स वहां पे दे रखे हैं। और ये तो सिर्फ एक दे रखा है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे करके मतलब नाम रख दिया अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कि ऐसी सी प्रॉब्लम आएगी तो मैं इसको नाम दूंगा, नामकरण बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोल दूंगा ऐसे करके। तो इसलिए इनके नामों से मत घबराना, ये वाला तो ऐसे करके जो दूसरी बुक में अगर किसी में देखोगे तो कुछ और तरीके की बायनोमियल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी लॉ है जो इसका, कि भाई ऐसी सी प्रॉब्लम आएगी तो बायनोमियल अगर दो चीजों का प्रॉब्लम आ रहा है, 2 चीजों की एक्सक्लूसिव मैं कैलकुलेशन कर रही थी, तो वो इस लॉ से सॉल्व होती है ऐसे करके। तो उन्होंने अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग लॉ निकाल रखेंगे, ऐसी सी प्रॉब्लम है वैसा सा लॉ लगा के उसका आंसर निकालो। हम सिंपल देख रहे हैं ऊपर वाले कि हमने देख लिया कि इतने सारे थे, हमने से उसमें ये लिया। एडिशनल वाला कहाँ लगा था, मल्टीप्लिकेशन वाला, बाइनोमियल वाला तुमको थोड़ा सा बता दिया मैंने। अब प्रोबेबिलिटी फ्रॉम शेप ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल कर्व, वहां से थोड़ा तुमको आइडिया दे देती हूँ। कहाँ से कि जो हम पढ़ के आए थे, तुमको नॉर्मल कर्व मैंने बताया था कि भाई अगर लार्ज सैंपल साइज कर लो तो पता चलता है सारा वो जो कर्व बनता है वो एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है ऐसे करके, एक शेप बना लेता है स्पेशल टाइप की, इसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, जिसमें मीन इसका 0 होता है, 1 SD होता है, 2 SD 3 SD करके, और इसमें कुछ डेटा इतने परसेंट, इतना 68% में ये होता है, 2 SD तक ऐसा होता है, ये सब बताया था तुमको मैंने ऐसे करके। तो जब स्टडी में हमने ये पाया गया तो अब हमने देखा कि इसका प्रोबेबिलिटी से क्या नाता है। इसका प्रोबेबिलिटी से नाता ये है कि ये एक तरीके का फिक्स सा सामान है हमारे पास में, मतलब एक फिक्स सी इंफॉर्मेशन है हमारे पास में कि भाई अगर 1000 लोग हुए
तो 1000 में से हमें पता है कि 68% तो यही रहेंगे 1SD के अंदर। तो हम ये देख रहे हैं कि भाई जैसे मैंने एग्जांपल लिया था HB का उस दिन कि भाई हम अगर एक HB देख रहे हैं और मीन HB हमारा अगर मान लिया कि भाई हाइट देख रहे हैं जैसे 155 मीन थी, 145 ये मान लो 145 और ये मान लो 160, 1SD के अंदर है ये। ओह 160 हो जाएगा ना, 155 45 65 आएगा। ठीक है, तो ये मेरा एरिया है इसके अंदर। तो मैंने देखा कि भाई अगर कोई एक रैंडम वैल्यू है जिसके बारे में पता करना चाहती हूँ, मैंने 168 वैल्यू है उसका बारे में पता करना है, तो क्या ये इसके कहाँ आने के चांसेस हैं? तो मैंने देखा भाई 165 इसके बाद आने के चांसेस हैं। अब 165 के बाद में ये 1SD से और 2SD के बीच में कहीं वैल्यू आ रही है, अगर ये वैल्यू के बारे में मैं पता करना चाहती हूँ। तो अब क्या हो गया कि ये तो मैंने सिर्फ उसकी ये निकाले कि भाई ये किस एरिया में आ सकती है 1SD और 2SD के बीच में, इसके क्या चांसेस, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है इसके होने के। 168 वैल्यू के प्रोबेबिलिटी निकाली जाए, अगर इसको वर्ड कन्वर्ट कर दिया जाए सेम चीज को। अब मैंने बोला कि भाई 168 कहाँ किस एरिया में आ रहा है, मैंने बोला कि किस एरिया में आ रहा है, तो भाई 1SD और 2SD के पॉजिटिव वाले एरिया में आ रहा है, इस वाले एरिया में आ रहा है। लेकिन एग्जैक्ट इसकी इसी वर्डिंग को मैंने चेंज कर दूं कि 160 अगली जो वैल्यू है उसके जो नेक्स्ट में मान लिया कि 1000 लोग ना मैंने कैलकुलेट किए थे, 1000 का सैंपल था, 101 वाला 168 आ गया, 102 वाला मैंने कोई देखा, मैंने उसका देखा कि 170 उसकी कोई वैल्यू आई है समथिंग। तो मैं ये देख रही हूं कि भाई इस वैल्यू की 170 की प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या चांस है कि किसी बंदे की 170 आए हाइट, सेम ही डेटा, ये सारा कुछ वहीं लिखा हुआ है। इससे मैं क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ रही हूं कि भाई 170 आने के क्या चांसेस होंगे। तो मैंने देखा कि भाई चांसेस क्या होंगे कि पहले तो मैं देखूं कि भाई ये ग्राफ है, उसके अंदर ये ऐसे करके डेटा है, और 170 के बाद 165 तो यहाँ तक था, 170 समझ लिया, मान लो यहाँ है 75, इसका SD निकालना पड़ेगा, कुछ भी एक बार मैं बता रही हूँ तुमको एग्जाम्पल के तौर पे, 155 और 145। ठीक है, तो मान लिया कि 170 सम इज हियर, 170 यहाँ पे आया, तो मुझे अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अगर 102 वाला मैंने जो पेशेंट लिया, अगर उसकी हाइट, अगर 102 नंबर पेशेंट आ गया, 1002 नंबर सॉरी 1000 पेशेंट्स हो चुके थे, और इसके आगे का मैंने कोई निकाला कि भाई 170 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी। प्रोबेबिलिटी से क्या मतलब, इसका मतलब हम क्यों निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, यही चांस होगा ना। जैसे पेशेंट बोल रहा है डॉक्टर साहब आपने जो BVQ से किडनी के स्टोन निकल जाते हैं, ये कितने क्या चांस होते हैं ऐसे निकल जाते हैं। हम कहते हमने इतने पेशेंट्स को दिया था, उसमें से ऐसा ऐसा रिस्पॉन्स आया था, ऐसे ऐसे ठीक हुआ था, आपके साथ भी ये है कि कि इसकी ये ठीक हो जाती है नॉर्मल इसकी। अब वो क्या देखते हैं कि अब ये मान लिया कि उसने साइज बोल दिया, डॉक्टर साहब ये 8 mm से बड़ी है, 10 mm से बड़ी है, बाइक इतने mm तक निकल जाती है जी। तो जब तुम बहुत सारे पेशेंट देख के ये 1000 डेटा इकट्ठा करोगे, तो ये सारा साइज का, इस सारे साइज का, पथरी के साइज का तुमने सारा निकाल दिया, और तुमने देखा कि एक कोई पथरी का साइज मान लिया, चल इसी को मान ले 170 mm का नाम की कोई पथरी आ गई, ये निकल सकती है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तुमने देखा कि ग्राफ में ये थोड़ा दूर जा रही है मीन से, ही तो तुम ग्राफ बना के देख रहे हो, एग्जैक्ट कैलकुलेट करके नंबरों में बताओ प्रोबेबिलिटी को, जैसे परसेंटेज में बताओ जी क्या है, 90% चांस है कि 70% चांस है कि 40% चांस है, ये कन्वर्ट करके बताओ मुझे। इस ग्राफ से तो मैं क्या ही समझू, या ये समझ आ गया कि थोड़ा रेयर वाले एरिया में, ये तो समझ में आ गया कि 1SD 2SD के पास पहुंच गया, ये तो थोड़ा सा ये बताएगा कि हाँ ठीक है जी, लेकिन एग्जैक्ट नंबर बताओ जी वो वाला। तो एग्जैक्ट जो नंबर है इस तरीके से, पर ये इसका मतलब कि इस पॉइंट पे कोई मैथ लगा के ये पता किया जा सकता है कि ये एग्जैक्ट नंबर है क्या। बस मैथ का कोई फॉर्मूला लगाना है और पता करना है, और इस फॉर्मूले के अंदर जो जो वैल्यू डालनी पड़ेगी वो सारी, कोई मान लिया कोई फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया सम, उसके अंदर जो जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यू डाल के वो आंसर आ जाएगा ये कि 170 mm की क्या प्रोबेबिलिटी है। और हमने देखा कि इसका मतलब अगर नॉर्मल कर्व है, तो नॉर्मल कर्व में मतलब ये सारा सामान फिक्स होगा ना, ऐसे लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक हर चीज फिक्स है जी, कुछ नहीं चेंज हो रहा, 68% ये कुछ नहीं चेंज हो रहा। अगर इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है
मान लिया कि अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन ही अलग तरीके से है, जिसमें बताया कि बहुत तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, मान लिया ऐसा कोई डिस्ट्रीब्यूशन था, अब निकाल लो इसकी भी निकलती है, वो हम पढ़ते नहीं, वो बात अलग है, लेकिन इन रियल लाइफ होती है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना। और कोई ग्राफ हो तो, ऐसे कोई ग्राफ हो तो उसकी क्या निकालोगे, यहाँ पर कोई पॉइंट है उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के दो जी, ऐसे करके, तो उसकी भी कोई मैथ होती होगी। हम पढ़ रहे हैं नॉर्मल वाली, क्योंकि हम ज्यादातर यही लगाते हैं, क्योंकि हमारा जो जितना हम डेटा बड़ा करते जाते हैं, सैंपल साइज हमारा बड़ा होता जाता है, हम लगभग हमारे वाला जो बायो में चल रहा है वो ऐसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, और उसकी वजह से हम एक नई वैल्यू की प्रोबेबिलिटी उस पॉइंट तक निकाल के दे देते हैं, ताकि पता चले भी क्या चांसेस है उसके ठीक होने के नहीं। अब इसकी जो मैथ होती है वो थोड़ी सी इसमें मैथ लगती है, और जैसे ये इसमें दे रखा है, ये कैलकुलेट कैसे करते हैं ये तुमको मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगी, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। कैलकुलेट एक्चुअली हमको करने की जरूरत नहीं होती, बस इतना हम देखा कि भाई जैसे मैंने बोला कि 2SD से पास में है, अगर 2SD के बाद में है ऐसे करके, तो हम देखते हैं क्या प्रोबेबिलिटी के चांसेस क्या है, उसकी लास्ट में जो कॉर्नर बचता है ना, उसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं जो हमको पता होती है। उसके अंदर हम कहते हैं 2.5% चांस है जी, या 3SD क्रॉस करके आप 0.5% चांस है जी परसेंटेज को, अब उसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, ये करते हैं उसके अंदर। अब जो हमने देखा था कि भाई इसके अंदर अगर ये 68% था, उसके बाद में ये 2SD को हम बोल रहे थे 95% था, और 3SD का हमने देखा था 97% था, ये वाला एरिया। तो अगर हमारी 170 वैल्यू कहाँ थी, 2SD अगर 3SD के बीच में है, तो 2SD और 3SD के बीच में है, तो ये रहा 2SD और 3SD के बीच में, अगर यहाँ पे कहीं आएगी तो इसका मतलब ये तो नेगेटिव वाली साइड होगी, पॉजिटिव वाली साइड में देखो 2SD और 3SD के बीच में है, तो क्या होगा 95 के बाद ये क्या बचता है, 95 के बाद एग्जैक्ट पॉइंट होगा उसका। इसके अंदर एक सेकंड ग्राफ में दिखाऊं तुमको अच्छे से, ताकि एग्जैक्ट तुम्हें पता चले। टेबल बना दिया, ये पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि ये आगे वाला तुमको बता रही हूँ कि एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दो ना, ये तो तुमको रफ आइडिया में तुम दे सकते हो यहाँ पे कि यार 2SD और 3SD के कहीं बीच में है, यहाँ पे है ये कोई वैल्यू, तो हम इस एरिया की सारे की एक वैल्यू निकाल देते हैं, एक तरीके से कैलकुलेट कर लो ये वाली और दोनों को जोड़ दो ऐसे करके। लेकिन अगर तुम्हें एग्जैक्ट बतानी हो कि भाई मेरे को तो इस पॉइंट पे है और एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी निकाल के दो पॉइंट की, ये तो तुमने पूरे एरिया की निकाल के दे दी कि भाई इस एरिया में अगर कोई पढ़ता होगा ना तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये पड़ती है 0.5%, 0.25% ऐसे करके। लेकिन एग्जैक्ट क्योंकि आगे वाले में क्या एग्जैक्ट अगर लोकेशन तुम्हें बताओ इसके अंदर कि इस पॉइंट पे है, जैसे तुमको बताया था जेड वैल्यू निकालना उसके अंदर कि भाई एग्जैक्ट अगर तुम्हें कोई वैल्यू पता चल जाए इस पॉइंट पे बताओ कि भाई इस पॉइंट की क्या प्रोबेबिलिटी आने की, तो वो जेड वैल्यू उसे बोलते हैं, जेड वैल्यू से उसकी निकालना, तो ये इसकी थोड़ी सी मैथ आगे और निकलती है उससे। तो ये x1 x2 एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में निकालना, मतलब इस पूरे एरिया की जो तो मैंने लाइन लगाई है इसकी, और ये यहाँ पे मैंने क्या बोला, जैसे कि इन दोनों के अगर बीच में आ रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी इस एरिया की, ये एरिया की कि 168 या 170 आने की प्रोबेबिलिटी ये है। ये बताएंगे कौन कितनी प्रोबेबिलिटी है कहाँ आने के चांसेस, तो ये रफली आइडिया या 2.5% चांसेस इस एरिया में आ रहा है। बोलेगा नहीं मुझे एग्जैक्ट कैलकुलेट करके बताओ कि एग्जैक्ट कितना होगा मैथ, तो वो ये वाली मैथ लगती है, इसके अंदर थोड़ा टेबल यूज होता है आगे, ये जो हम आगे टेस्ट करूंगी उसमें काम आएगा, उसमें एग्जैक्ट कैलकुलेट करके हम बताएंगे इसके अंदर। बस ये है कि इसका मतलब क्योंकि ये सब चीजें फिक्स हैं तो हम कुछ उसमें से मैथ लगा के एग्जैक्ट नंबर बता पा रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा, ये तो इस बुक के हिसाब से थोड़ा सा इसको अगर मैं इजी लैंग्वेज में और बताऊं तो मैं तुमको बताऊं कि भाई यहाँ पे हमने जो प्रोबेबिलिटी का जैसे कर्व बनाया था, मैंने कहा 1000 लोग हैं, तो 1000 लोग इसके नीचे इस सारे पे डेटा जो आएगा, 1 बंदा 2 बंदा 3 बंदा 5 बंदा ऐसे करते 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 ऐसे करके कि भाई करते करते जैसे कि यहाँ आया वन मीन जो भी था, तो इसके नीचे 1000 बंदों का डेटा है। तो इसमें से देखा कि मैंने कि भाई ये 500 लोग तो सेंटर में एग्जैक्टली नहीं हो सकते, मतलब कुछ 68% जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है वो लगभग 68% क्या होता है इसका 680 लोग तो इस एरिया में। तो इसका मतलब कि भाई इस एरिया के अंदर 680 लोग हैं तो इसके बाद वाले एरिया में कितने इससे कम बचे, ठीक है, तो वो भी तुम्हें एग्जैक्ट हम बता पाते हैं कि भाई 95% और जोड़ लो इसका,
तो हम ये बता पाएंगे कि भाई एग्जैक्टली अगर हमें ये वाला एरिया निकालना हो, ऐसे करके तुमको नेक्स्ट पेज पे बताते हैं, खाली पेज पे। ये सिर्फ समझने के लिए पेपर में लिखना, पेपर में तो यहाँ तक कि भाई ये 4 पॉइंट्स थे, चारों में से अलग अलग कहाँ जगह यूज हो रही है, और एक ये येलो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, ये तुम्हें और बताऊंगी। जेड वैल्यू से ये पता करना है और प्रोपोर्शन पता करना है। ये वाला पॉइंट है जो प्रोपोर्शन पता करना है, ये तुम्हें मैं बता रही हूँ। प्रोपोर्शन पता करना क्या मतलब, इसका इजी लैंग्वेज में इसको ये है कि अगर 1000 बंदा है और वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा है, तुम्हें पता है कि इस एरिया से लेकर इस एरिया तक 680 लोग आते हैं, और इस एरिया से लेकर इस एरिया तक 2SD के बीच में 95% लोग आ रहे हैं, तो 95 क्या होता है, 950 लोग आ रहे हैं मान लिया, ठीक है। और उसके बाद जो बचे हुए हैं वो 3SD में और से लेकर यहां तक 970 लोग आ रहे हैं। तो तुमने देखा 2SD और 3SD के बीच में कितने लोग आ रहे हैं, 50 से 30 लोग आते हैं, मतलब 2SD और इसके बीच में 30 लोग आ सकते हैं। एग्जैक्ट नंबर 1000 में से सिर्फ 30 लोग यहां पहुंच पाएंगे, इस साइड और इस साइड, दोनों साइड ऐसे करके, ठीक है। तो यहां करके ये कि अभी 30 मतलब 15 यहाँ, 15 इस साइड पॉजिटिव वाले और 15 इस साइड नेगेटिव वाले, तो 15 लोग यहां पहुंच पाएंगे। तो अब तो अगर तुमको जो वैल्यू पता लगी है कि 170, अगर जो वैल्यू अगर तुमको पता कर रहे हो, तो तुम देख रहे हो यार ये तो 15 लोग पहुंच पाते यहाँ पे। तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना वो बात अलग है, मैं तो लोग नंबर से बता रही हूँ, नंबर फ्रीक्वेंसी से बता रही हूँ। इसका मतलब ये फिक्स है कि 1000 लोग अगर हैं तो 15 ही लोग यहां जाएंगे। 1,00,000 लोग हैं तो उसी हिसाब से उसको कन्वर्ट करो, 0 लगा दो कि भाई 150 लोग यहां पहुंच पाएंगे। इसका मतलब यहां पे टोटल लोगों की एग्जैक्ट नंबर फिक्स है कि 680 लोग ही पहुंचेंगे यहाँ पे, इससे ज्यादा नहीं पहुंच सकते इसके अंदर। तो जब इतना सामान सारा फिक्स है हमारे पास में, एक तरीके का कि भी नंबर ऑफ पीपल भी ज्यादा नहीं घुस सकते इसके अंदर, यहाँ पे भी रेयर चीज है, इस वजह से इस पे थोड़ी मैथ लगती है एग्जैक्टनेस वाली कि भाई ये यहां से लेकर यहां तक कि अगर हमें पता चल जाए इस पॉइंट पे कि 170 इस एरिया में आता है, तो हम ये बता देते हैं यार इन लोगों की तो ना ऐसे 15 ही लोग होते हैं, जो हम कहते हैं ना कि भाई ये तो 1000 लोगों में से किसी 10 लोगों के साथ ही ऐसा होता है। ये कहां से आता है, यहां से आता है। 1000 लोगों में से सिर्फ 15 लोगों के साथ ऐसा होता है कि भाई उनके साथ कोई ऐसा काम हो जाए, ये यहां प्रोबेबिलिटी से आता है, ठीक है। तो इसको अब जितनी मैंने बेसिक्स बातें बताई, उसके बाद इसमें से जितनी जो लाइनें समझ में आए, हेडिंग्स सारी कवर करके वो उतना उतना उसमें लिख के आ जाना क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि इसके आगे और भी है, लेकिन इतना ही बताती हूँ आज मैं तुम्हें। इसके आगे में तुम्हें जो लिखने लायक, क्योंकि ये रहा ये वाला कैलकुलेटेड बाय टेबल से, ये वाला तुमको मैंने आगे हम पढ़ेंगे, बता दिया वैसे ये चारों पॉइंट तुमको मैंने। अब तुमको वो क्या है, लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी, अलग अलग तरीके की, जैसे जैसी प्रॉब्लम वैसे वैसे उसका सॉल्यूशन, और हम स्टैट्स में कहाँ यूज कर रहे हैं, जो हम अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है हमें पता है फिक्स है, उसके अंदर 1000 लोगों के साथ ऐसा हुआ, 100 लोगों के साथ ऐसा हुआ, जितना भी जैसे भी हुआ, अगर हम देख रहे हैं कि एक तरीके से ये सारा कुछ फिक्स है, इतने ही लोग इसमें घुस पाएंगे, तो उससे हम पता कर पाते हैं कि अगर कोई वैल्यू बताओ तो कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। तो डेफिनेशन विद कुछ एरिया ये, और आगे जो हम कल आई थिंक कल करेंगे, जब करेंगे हाँ एक और था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तुम्हें बताया था, एक इवेंट और देख लो बस, नॉट एक्सक्लूसिव वाले का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बस और कुछ नहीं है, सेम ही चीज़ है जो तुमको मैंने बताई है, बस जस्ट कुछ बेटर वे से समझ आ जाएगी। एक ग्राफ अलग, मतलब स्लाइड्स ज़्यादा समझ में आ जाती है भाई। अभी तक जो किया उसमें से कोई क्वेश्चन है, समझ आया, थोड़ा कान के आसपास गया कि हाँ क्या पढ़ा हमने, कुछ कितना याद रहेगा वो कोई बड़ी बात नहीं है बुक में से देख के, पर हाँ जो मैंने बोला वो समझ आया। क्योंकि समझ आना जरूरी है। हाँ हाँ
हाँ मतलब लैंग्वेज समझ आ जाए बस एक बार, उसको मैथ्स में क्या लिखा हुआ एग्जैक्टली कैसे लिखना है, मैं कैलकुलेट कर पाऊंगी नहीं, वो सब सेकेंडरी चीजें, बेसिक समझ में आएगा ना कि हाँ ऐसा कुछ होता है, बस इतना समझ लो एक बार।